आप सभी को नमस्कार। सामान्य विज्ञान के इस सेशन के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान को समग्रता से वन लाइनर के रूप में, कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में कैसे हम अपनी परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान विषय को तैयार कर सकते हैं। तो उससे जुड़ी हुई आज की ये चर्चा देखने को मिलेगी और एक ही सेशन में, इसी सेशन में आपको संपूर्ण भौतिक विज्ञान से संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें, ये जो तथ्य हैं जिस पुस्तक का यहाँ पे सहारा लिया है, बहुत ही मानक तथ्य हैं, लूसेंट से काफ़ी ऊपर के तथ्य हैं। तो आप कह सकते हो कि इससे आपका काम आपकी परीक्षा में चल जाएगा यदि आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हो और आपको भौतिक विज्ञान विषय वस्तु का बेसिक नॉलेज है तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, भौतिक राशियाँ और उनके मापन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आइए देख लेते हैं भौतिक राशियों, चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है, क्योंकि हम फिज़िक्स की बात करने जा रहे हैं, तो फिज़िक्स किस भाषा का शब्द है यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि फिज़िक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद बात आती है दिशा की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दिशा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जब हम भौतिक राशियों को बांटते हैं तो सदिश राशियाँ और अदिश राशियों में हम बांटते हैं 2 प्रकार से। वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियों के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण में कौन कौन से हैं, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ये सब अदिश राशियाँ हैं। और जैसे हमने बताया कि वो भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें जो है सदिश राशियाँ कहा जाता है। और इसमें जैसे वेग आता है, विस्थापन आता है, बल, संवेग, त्वरण आदि, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, क्या कहलाती हैं, उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ हैं जो हमें जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकृत मानक, जो किसी भी भौतिक राशि को मापने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है मात्रक या इकाई। मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। 4 मुख्य जो मात्रक पद्धतियां हैं, जैसे MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम तथा SI पद्धति या सिस्टम देखने को मिलते हैं। MKS पद्धति की यदि हम बात करते हैं तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड में दर्शाई जाती है। CGS पद्धति की यदि हम बात करते हैं तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से इसको दर्शाया जाता है। FPS मात्रक पद्धति की जब हम बात करते हैं तो फुट, पाउंड और सेकंड में इसको दर्शाया जाता है। वहीं जब SI मात्रक पद्धति की बात करते हैं तो इसको लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा में दर्शाया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है आगे कि भैया किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या कैसे की जाती है। तो किसी भौतिक राशि की प्रकृति की जो व्याख्या है वो उस राशि की विमा के आधार पर की जाती है। व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र व्यक्त कैसे किए जाते हैं, मूल राशियों के घातांकों के रूप में ये व्यक्त किए जाते हैं। क्षेत्रफल, घनत्व तथा वेग का मात्रक क्या है, क्रमशः मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा मीटर सेकेंड। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद संवेग की बात हो गई है, बल की बात हो रही है और कार्य की हो रही है। तो संवेग, बल तथा कार्य की मात्रक कौन है, संवेग, वेग परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे संवेग की बात हो रही है। तो संवेग का जो मात्रक होता है वह है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
और बल की मात्रक की जब बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इसी को न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। और जब कार्य की बात करते हैं तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। आगे जब बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है शक्ति, सामर्थ्य, दाब और ऊर्जा के मात्रक कौन है। तो शक्ति या सामर्थ्य की बात करें तो जूल प्रति सेकंड या वाट इसी को बोलते हैं। दाब की बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और ऊर्जा की जब बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है जूल। आगे दिया गया है कि भैया 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 फेम्टोमीटर बराबर किसके होते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पावर 6, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पावर -9, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पावर -12, 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 पावर -15, ठीक है। एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित कब किया गया। वर्ष 1960 में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया। एसआई पद्धति में स्वीकृत मूल मात्रक कौन कौन से हैं। 7 मूल मात्रक एसआई पद्धति में स्वीकृत है। कौन कौन से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आगे देखने को मिल रहा है एसआई पद्धति के संपूरक मात्रक कौन है। रेडियन व स्टेरेडियन इसके संपूरक मात्रक है। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है क्या कहलाता है। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रेडियन। आगे देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है कि घन कोण का वह मान, ध्यान दीजिएगा, घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है गोले के केंद्र पर बनाया जाता है क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं तो 1 इंच में 2.54 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं तो 1 मीटर में -39.39 इंच देखने को मिलते हैं। एंगस्ट्राम पूछा जाता है अक्सर कि भैया एंगस्ट्राम किसका मात्रक है तो एंगस्ट्राम दूरी का मात्रक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। पारसेक किसका मात्रक है यदि पूछ लिया जाए तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है और एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.262 प्रकाश वर्ष या 3 × 10⁻16 मीटर इसके बराबर होता है। बोला जा रहा है वह दूरी जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है क्या कहलाती है। वह दूरी जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है वो पारसेक कहलाती है। बैरल मात्रक किसका है, बैरल मात्रक है आयतन का। एक बैरल में लीटर कितने होते हैं तो लगभग 159 लीटर आपको देखने को मिलते हैं। बैरल का उपयोग कहाँ किया जाता है तो बैरल का उपयोग कच्चा तेल मापने में किया जाता है। आगे दिया है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन C12 के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है उसको हम 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल किसके बराबर होता है ये आपने देख लिया। ऐसे यदि हम बात करें तो 1 मोल एवोगैड्रो संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। आगे बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को व्यक्त कैसे करते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापने की इकाई क्या है, इसको बोलते हैं डॉप्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है रडार में जिन तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है वो क्या है, वो है सूक्ष्म तरंगे। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है, यह है रिएक्टर स्केल। 1 पाउंड बराबर किसके होता है 16 औंस या 453.52 ग्राम के बराबर होता है। 1 मील किसके बराबर होता है 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है।
एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? तो 1.494 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर होती है। कई बार पूछा जाता है कि एक चंद्रमास किसके बराबर होता है? तो एक चंद्रमास जो है वो लगभग 4 सप्ताह या 28 दिन के बराबर होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। आर्डियोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर तथा ऑक्सीनोमीटर मापने क्या मापे जाते हैं? तो इससे ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर से ऊंचाई और ऑक्सीनोमीटर से पौधे की वृद्धि नापी जाती है। लैक्टोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता को मापता है। आगे दिया है लक्सीमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, मैनोमीटर से गैसों का दाब तथा गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। बोला जा रहा है नदियों का जल प्रवाह मापने की इकाई क्या है? नदियों का जल प्रवाह मापने की इकाई क्या है? तो नदियों का जो जल प्रवाह होता है वो क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से नापा जाता है। बार क्या है? बार दाब का एक मात्रक है। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार याद रखिएगा, एक बार जो है वो 1,00,000 पास्कल या 100 किलो के बराबर होता है। ठीक है, 1,00,000 पास्कल या 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। विद्युत आवेश, विभवांतर, प्रतिरोध तथा शक्ति के मात्रक कौन कौन से हैं? क्रमशः कूलाम, वोल्ट, ओम, वाट, ये सभी इसके मात्रक हैं। हार्स पावर से हम क्या दिखाते हैं? हार्स पावर जो है ये शक्ति का मात्रक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किलोवाट घंटा के बारे में तो याद रखिएगा कि ऊर्जा की एक इकाई होती है। ठीक। आगे देखने को मिल रहा है कि अति तीव्र चाल, विशेष रूप से लड़ाकू विमान या वायुयान की जो चाल है को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु की गति तथा उसके आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात क्या कहलाता है? मैक संख्या कहलाता है। एक मैक से अधिक चाल को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक से अधिक चाल को क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इन दोनों को कि 1 मैक से अधिक चाल को बोलते हैं सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक चाल को बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है। आगे दिया है कि प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र तल या समुद्र के भीतर किसी वस्तु की गहराई मापने की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? वो सोनार से नापी जाती है। और सोनार में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो सोनार में प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अमीटर तथा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? अमीटर तथा एनीमोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा तथा वायु की गति मापने में किया जाता है। विंड वेन, कैरेट मीटर, एस्फेगमोमीटर, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो क्रमशः वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए, स्वर्ण की शुद्धता मापने में, रक्तचाप मापने में तथा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला है पायर हेलियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है। हृदय गति कैसे मापी जाती है? तो हृदय गति कार्डियोग्राम द्वारा मापी जाती है। आगे दिया है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, जो कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं फर्मीमीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। और सोनार का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? विशेष रूप से नौ परिवहन में जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं, इनमें से ज़्यादातर आप जानते भी होंगे, तो इससे आपका रिवाइज हो जा रहा है। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग है ये वायुयानों के लिए किया जाता है और सोनार का उपयोग नौ परिवहन में किया जाता है। इसके साथ साथ रडार का विस्तृत रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसका विस्तृत रूप है। आगे अब हम बात कर रहे हैं यांत्रिकी के बारे में। ठीक है, यांत्रिकी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनमें गति,
एवं विराम आते हैं। ठीक है, अब गति और विराम के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत, मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या देखना है हमें देखना है कि भैया वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, अभी हमने देखा था। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं भैया विस्थापन, और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं। मान लीजिए किसी चीज़ को, हम किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो गाड़ी आगे की दिशा में बढ़े, तो धनात्मक विस्थापन। मान लीजिए वो ऊंचाई पे है और हमने धक्का दिया, वो आगे ना जाके पीछे आ गई, तो वो ऋणात्मक विस्थापन हो गया। हो सकता है कि उसका वजन बहुत ज़्यादा हो और हमसे हिले भी ना, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी का मान क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, और चाल एक अदिश राशि है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है उसको क्या कहते हैं? उसको वेग कहते हैं, और वेग एक सदिश राशि। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है? हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि वृत्तीय गति के अधीन किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष घूमने पर जो बना कोण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन, और विस्थापन एक सदिश राशि है, तो कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि होगा। ठीक है, आगे यहीं पे देखने को मिल रहा है कि भैया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, सिंडासी, हिंडोला, झूला, हैंडपंप आदि ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। उत्तोलक जिसमें भार, शक्ति व आलम्ब के बीच स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिया वाली ठेला गाड़ी, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जैसे कैंची हो गया, सिंडासी हो गया, झूला हो गया, हैंडपंप हो गया, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। उत्तोलक जिसमें शक्ति या आयास आलम्ब व भार के बीच में स्थित होता है उसको बोलते हैं तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक। और इसमें कौन आता है? स्टेपलर आता है, चिमटा आता है, मनुष्य का हाथ इत्यादि जो हैं ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की कैटेगरी में आते हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखेगी, यह नियम किसका है? यह नियम न्यूटन का है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है ये। और न्यूटन का वह नियम जिससे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है वो से गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था को बनाए रखती है उसको जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, चलती हुई रेलगाड़ी व बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है, यह किसका उदाहरण है? ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो इसमें वन लाइनर फैक्ट दिए हैं और वही दिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह के कथन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रेखीय वेग किसके बराबर होता है? रेखीय वेग मतलब वृत्त की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है, जैसे घिरनी, स्क्रू, जैक, उत्तोलक, आनंद तल आदि क्या कहलाता है? एक सरल मशीन कहलाती है। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है उत्तोलक। उत्तोलक में प्रमुख बिंदु कौन होते हैं? 3 होते हैं, आलंब, आयास और भार। जिस बिंदु के परितः उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं उत्तोलक का आलंब। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक में जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भार कहते हैं। तो आलंब, आयास और भार क्या है उत्तोलक में, ये आपने समझ लिया। उत्तोलक जिसमें आलंब, भार व आयास के बीच स्थित होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। और ये अभी हमने देखा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है 2 भिन्न भार वाली समान वेग से गतिशील गेंदों में से हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। यह उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त सदिश राशि कौन है? तो द्रव्यमान गुणनफल ये बताता है संवेग को। अगला है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के
अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम किसका है? ये गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर लगने वाला झटका उदाहरण किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ये उदाहरण है। आगे है रॉकेट की गति उससे होने वाली तीव्र गैसीय निकास की प्रतिक्रिया है। ये किसका है? तो ये गति का तृतीय नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। वह बल जिसके कारण हम अपने भार का अनुभव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है, बोला जा रहा है यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल ना लगा रहा हो तो उस निकाय का संवेग समान रहता है। यह नियम क्या कहलाता है? इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए अगले चैप्टर में आगे, अभी वही चैप्टर चल रहा है, इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। क्या बोला जा रहा है? रॉकेट के वेग एवं त्वरण में वृद्धि आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सड़क के मोड़ पर मोड़ने के लिए गाड़ी को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? टायरों व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज पथ में मुड़ता है तो वह तिरछा हो जाता है। क्यों? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी विपरीत दिशा में या केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे कोई मान लो ये कोई पॉइंट है और कोई धागे में बांध के किसी को आप ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे हो, तो अंदर की तरफ जो बल लगेगा वो हो गया अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की तरफ जो बल लगेगा उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाती हुई कार वांछित गति से अधिक होने पर बाहर की ओर पलट जाती। क्यों? क्योंकि अपकेंद्रीय बल यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन व वॉशिंग मशीन कार्य किस पे करती हैं? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा, जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। चलिए अब बात हो रहा है बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। यदि बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण यहाँ पे शून्य हो जाएगा। बल युग्म के किसी एक बल तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रस्सी पर करतब दिखाने वाले नट द्वारा संतुलन बनाए रखने के लिए एक लंबी लाठी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है जिससे अधिक जड़त्व आघूर्ण प्राप्त किया जा सके। तो अधिक जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करने के लिए एक लंबी लाठी का प्रयोग किया जाता है। किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग क्या रहता है? हमेशा ये नियत होता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रक्षेप पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। ठीक, प्रक्षेप गति करती हुई जो वस्तु क्षैतिज दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप का प्रास बोलते हैं। और 45 डिग्री कोण पर ये प्रास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि एक गोली टकराती है तथा अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में संरक्षित राशि क्या है? तो इस प्रक्रिया में जो संरक्षित राशि है वो है संवेग। अब बात आती है घर्षण की। आइए देख लेते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण के बारे में क्या देखना है? बोला जा रहा है किसी पिंड पर लगने वाले संतुलित बलों के कारण पिंड की गति क्या होती है? किसी पिंड पर लगने वाले संतुलित बलों के कारण पिंड की गति क्या होती है? शून्य होती है। वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्यरत वह बल जो सापेक्ष गति का विरोध करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घर्षण बल। क्षैतिज तल पर रखी वस्तु को बल लगाकर गति देने पर वह कुछ समय बाद विरामावस्था में आ जाती है। क्यों? घर्षण बल के कारण वो विरामावस्था में आ जाती है। घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। घर्षण बल की दिशा सदैव क्या होती है? वस्तु के गति की विपरीत दिशा होती है, तभी तो वो घर्षण के माध्यम से रुकता है। अगला है किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी वस्तु व सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको? स्थैतिक
घर्षण बल। आगे देखने को मिल रहा है कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहा जाता है, तो इसके अधिकतम मान को बोला जाता है सीमांत घर्षण बल। गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से हमेशा क्या होता है, कम होता है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। ठीक, और पहला तो हो गया जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाला जो बल है वो हो गया सर्पी घर्षण बल। दूसरा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है उसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। तीसरा, सीमांत घर्षण वह अभिलंब प्रक्रिया के बीच प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। आगे है आनत तल का क्षैतिज दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन अवस्था में रहती है उसको विराम कोण बोलते हैं। धरातल की अपेक्षा बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन या घर्षण बहुत कम हो जाता है। घर्षण बल कम कैसे किया जाता है, द्रव के प्रयोग द्वारा घर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, आगे है गुरुत्वाकर्षण। आइए गुरुत्वाकर्षण को देख लेते हैं। तीसरा चैप्टर आ गया आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है केपलर के तीनों नियम किनसे संबंधित हैं। केपलर के जो नियम हैं वो सूर्य के चारों ओर गतिमान ग्रहों से संबंधित है। ठीक है, केपलर का प्रथम नियम क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा कक्षाओं के फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये नियम केपलर का प्रथम नियम है। केपलर के द्वितीय नियम की बात करें तो केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, और केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये केपलर का द्वितीय नियम है। केपलर का तृतीय नियम जो है ये बताता है टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब, जहाँ टी क्या है, ग्रहों का परिक्रमण काल है और आर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्घ दीर्घ अक्ष है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जिस बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वह बिंदु क्या कहलाता है, वह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, एक प्रश्न अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है पीसा के मीनार का उदाहरण देके, तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या है कि पीसा के मीनार के झुकाव पर खड़े रहने का कारण क्या है। पीसा के मीनार के झुकाव पर खड़े रहने के कारणों में यदि देखें तो इसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार के तल के अंदर होना, ये इसका कारण है। अगला है प्राचीन भारत का विद्वान जिसे न्यूटन से पूर्व ही जिसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, उनका नाम क्या था, उनका नाम था गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ठीक, अगला है किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या क्या है, यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और याद रखिएगा, दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम जी से दर्शाते हैं और जी जो है आकर्षण बल में जी है और जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, यदि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी वास्तविक दूरी से दोगुनी हो जाए तो सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, वर्तमान बल का 1/4 हो जाएगा। और ये फार्मूले में रखने पे आपको आता है, लेकिन फार्मूला हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा इसलिए हमें उस पर नहीं जाना। हाँ, जी का मान भी नहीं पूछा जाएगा लेकिन देख लेते हैं। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या बोला जा रहा है। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहे किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है। 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पे निर्भर करता है, तो इसका मान पृथ्वी के भार तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे है समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाले पिंड एक साथ गिराए जाने पर पृथ्वी पर एक साथ पहुँचते हैं। क्यों, समान गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये एक साथ पहुँचते हैं। बॉल पेन कार्य करता है क्या, गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पैराशूट धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है परंतु एक पत्थर तेजी से नीचे आता है, अपेक्षाकृत कम पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण ये होता है।
किसी वस्तु का भार किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी से कम द्रव्यमान चंद्रमा का है और इसीलिए आकर्षण बल कम लगता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का प्रमाणिक मान क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका प्रमाणिक मान है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम और न्यूनतम होता है कहाँ पे? क्रमशः ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या में कितना अंतर है? लगभग 21 किलोमीटर का अंतर आपको पृथ्वी की त्रिज्या में देखने को मिलता है भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों में। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे हम, मान लीजिए ये ग्लोब है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ये आप देखते हैं कि ये पॉइंट में बदलता जाता है, तो त्रिज्या भी यहाँ से क्या है? घटती जाती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर इसके मान में वृद्धि होगी। पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूमने की गति में वृद्धि होने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ये घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में जो परिवर्तन होता है, क्या? जी का मान जो है वो घट जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/4 होता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होता है, क्या? मान जो है वो घट जाता है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार क्या प्रतीत होगा? 0 प्रतीत होगा। आगे अभी यही चैप्टर आपका है, ये देख लेते हैं क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है, प्रश्न यहाँ से कई सारे बनते हैं, इसलिए यहाँ से जुड़े हुए फैक्ट भी आपको कई सारे देखने को मिल रहे हैं। अगला है, यदि नीचे आते समय लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक त्वरण से गतिशील हो जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति पर बल कार्य करेगा, क्या? ऊपर की ओर कार्य करेगा और व्यक्ति लिफ्ट की छत से लग जाएगा। वो पिंड जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? उनको भू उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या क्या है? 1, और वह है चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन? भूतुल्यकालीन उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कृत्रिम उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के आवर्त काल 24 घंटे के समान होता है, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भूतुल्यकालीन उपग्रह। अगला है, पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में स्थापित भूतुल्यकालीन उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी बिंदु से स्थिर प्रतीत होते हैं वो क्या हैं? वो हैं भू स्थिर उपग्रह। आगे देखने को मिल रहा है पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। भूतुल्यकालीन व भू स्थिर कक्षाओं की ऊंचाई क्या होती है? लगभग 35,786 किलोमीटर। आगे, ऐसी गति जिसमें कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे उसको क्या कहते हैं? उसको दोलन गति कहते हैं। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को क्या कहा जाता है? प्रणोदित दोलन कहा जाता है। जब परिचालन आवृत्त दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो दोलन का आयाम अधिकतम हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है? इस परिघटना को अनुनाद कहते हैं। रेडियो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है? रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाला जो समय है क्या कहलाता है? लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। लोलक का आवर्तकाल टी किस पे निर्भर करता है? टी = होता है 2π√L/g। तो ये विशेष रूप से लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। एक पेंडुलम या लोलक के आवर्तकाल पर मौसम का प्रभाव क्या होता है? गर्मियों में वृद्धि और सर्दियों में कमी हो जाती है। आगे है, बैठकर झूला झूलने की अपेक्षा खड़े होकर झूलने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? झूले की धुरी व द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी का कम होना। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई क्या होती है? ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई क्या होती है? तो 500 से 800 किलोग्राम होती है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? मौसम विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है।
उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति का कारण क्या है? उपग्रह के अंदर जो भारहीनता की स्थिति होती है उसका कारण है निरंतर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरना। आगे बोला जा रहा है कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और कभी लौट कर नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं? उसको पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व का अभाव होता है, गुरुत्वीय बल शून्य होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष में वो खड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोलन करती किसी वस्तु का चरम बिंदु पर त्वरण क्या होता है? अधिकतम होता है। सरल आवर्ती गति के दौरान मध्यमान बिंदु पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? याद रखिएगा, मध्यमान बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा तो अधिकतम होगी, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो न्यूनतम होगी। अगला है ऐसी गति जिसमें एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु का एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति दोहराती है, उस गति को क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक पेंडुलम या लोलक के आवर्तकाल पर मौसम का प्रभाव क्या होता है? तो एक पेंडुलम या लोलक के आवर्तकाल पर गर्मियों में वृद्धि हो जाती है और सर्दियों में कमी देखने को मिलती है। बैठकर झूला झूलने की अपेक्षा खड़े होकर झूलने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि झूले की धुरी व द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है और उसी के कारण ये कम देखने को आपको मिलता है। आगे है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसमें से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या करेगा? वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में है, गुरुत्वीय बल शून्य है, तो वो उसी के साथ साथ मूव करेगा। बोला जा रहा है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किधर होंगे? उसके विपरीत दिशा में मूव करेंगे, मतलब दाईं ओर मूव कर रही है वो, तो यात्री जो है वो बाईं तरफ मूव कर जाएंगे। यदि धरती की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड का वजन घट जाएगा। अगला है यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित किया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका 1/4 हो जाता। यदि लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g। यहाँ पे m का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे जो निर्भर करता है ये लंबाई और g पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात हो रही है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की। आइए देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति में बात हो रही है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा व विस्थापन परस्पर लंबवत हों तो किया गया कार्य क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा व विस्थापन लंबवत है तो किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? जो हवा बहती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। खींचे गए गुलेल व घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाहे घड़ी हो चाहे गुलेल हो जिसको आप खींचते हो, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऊर्जा ना तो निर्मित की जा सकती है ना ही विनिष्ट की जा सकती है, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यह नियम क्या कहलाता है? इसी को तो बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तो प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी और उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम जब वो टच करने वाली होगी ज़मीन को तो वहाँ पर देखने को मिलेंगी। विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण होता है कैसे?
विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है कैसे? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो सेल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन या जल विद्युत उत्पादन में ऊर्जा का परिवर्तन क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। स्पीकर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। ट्रांसमीटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में। आगे, किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है क्या कहलाती है? प्रत्यास्था सीमा कहलाती है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के एकांक आधार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं या कमी बोलते हैं। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगला है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है? ये नियम है हुक का नियम। ठीक है, आगे है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। आगे है, यंग प्रत्यास्था गुणांक दर्शाता है किसको? पदार्थ की कठोरता को ये दर्शाता है। अगला है, एक ही पदार्थ से बने विभिन्न लंबाई के तारों को एक समान भार से खींचने पर सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होगी? तो सर्वाधिक वृद्धि सबसे लंबे तार में आपको देखने को मिलेगी। द्रव्य का आयतन व आकार क्या होता है? आप जानते हैं द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, द्रव्य तक की चर्चा हमने देखा था। हाँ, अब बात कर लेते हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुण की। उसी में से कुछ फैक्ट अभी हमने देखा था। जैसे द्रव्य का वह प्रकार जिसका निश्चित आयतन व आकार होता है उसको क्या कहते हैं? ठोस। किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है उसको प्रत्यास्था कहा जाता है। प्रत्यास्था के विपरीत किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक आकार व आकृति प्राप्त ना करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लास्टिकता। अगला है, ठोस पदार्थों में प्रत्यास्था का कारण क्या है? ठोस पदार्थों में प्रत्यास्था का जो कारण है वो है अंतर परमाणविक या अंतर आणविक बल। ठीक है, अगला है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको सहसंजक बल बोलते हैं। ठीक है, आगे, दो द्रव की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है। क्यों? सहसंजक बल के कारण ये बन जाती हैं। ठीक है, अगला है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आसंजक बल कहलाता है। किसी वस्तु का जल से भीग जाना, ब्लैक बोर्ड पर चाक आदि किसके उदाहरण हैं? ये सभी आसंजक बल के उदाहरण हैं। अगला है, वह परिघटना जो नियत ताप पर उस द्रव्य के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर की वृद्धि कर देती है वो द्रव्य का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, द्रव्य का तनाव बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? तो द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। अगला है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, तो न्यूटन मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? एसआई मात्रक इसका पृष्ठ तनाव का। अगला है, जल में साबुन व डिटर्जेंट मिलाने पर कपड़े का साफ होना, पतली सुई का जल में तैरना, गर्म सूप का ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगना तथा वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना आदि किसका कारण है? तो याद रखिएगा ये सभी पृष्ठ तनाव के कारण हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जो पूछा जाता है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं केशिकत्व। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो निश्चित तौर पे रिवीजन हो रहा होगा
और यदि कहीं पर कोई समस्या है तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इस PDF को लेकर मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें निश्चित रूप से आपके पक्ष में रहेंगी। अगला है, क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा ना तो निर्मित की जा सकती है ना ही विनिष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यह नियम क्या कहलाता है? ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तो प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। विद्युत बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में होता है। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। डायनेमो सेल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। टरबाइन आपने सुना होगा, जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। टरबाइन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। मोटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। स्पीकर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है। ट्रांसमीटर द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में होता है। तो ये आपने देख लिया कि किस प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर है वो क्या कहलाती है। तो चाहे कार्य करने की दर हो, चाहे ऊर्जा रूपांतरण की दर हो, उसको शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो मात्रक है वह है जूल प्रति सेकंड, वाट या किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल देखने को मिलते हैं। घरों में उपभोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को यूनिट में मापा जाता है। यह यूनिट किसके बराबर होती है? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा की होती है। ठीक है, आगे अब हम देख रहे हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुण। द्रव्यों के यांत्रिक गुण में हम देख रहे हैं, जैसे द्रव्य का वह प्रकार जिसका निश्चित आयतन व आकार होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। बोला जा रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को ये पुनः प्राप्त कर लेता है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्था। इसको तो हम पढ़ चुके हैं पहले, पढ़ चुके हैं। ये पेज शायद 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे केशिकत्व तक की चर्चा हमने पढ़ा था, उसके आगे हमें पढ़ना। केशिकत्व तक की चर्चा हमने पढ़ा था। तो ये बोला जा रहा है केशिकत्व का प्रमुख कारण क्या है? तो द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव होता है ये केशिकत्व का प्रमुख कारण है। लालटेन में केरोसिन तेल व मोमबत्ती में पिघलते हुए मोम का बत्ती में ऊपर चढ़ जाना किसका कारण है? ये केशिकत्व का कारण होता है। जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिर डालने पर धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है, ये परिघटना किसकी है? तो ये परिघटना केशिकत्व की है। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना जिस सिद्धांत की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, आगे किसी वस्तु को जल या अन्य द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? वो उत्प्लावन बल कहलाता है। यदि वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु क्या है? जल में डूब जाती है। उत्प्लावन बल जिस सिद्धांत द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है द्रव्य से अधिक घनत्व वाली वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार से होता है क्या? उस वस्तु के भार से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। जल में तैरते बर्फ़ का भाग जो जल की सतह से ऊपर रहता है लगभग 1/10वां भाग ये होता है जो जल की सतह से ऊपर रहता है। आगे देखते हैं, ताप बढ़ने पर द्रवों व गैसों की सान्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की गैसों की सान्द्रता में कमी एवं वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, द्रव्यों में कमी देखने को मिलती है और गैसों में वृद्धि देखने को मिलती है। सीमांत वेग के बाद मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु का वेग नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सान्द्रता का यहाँ पे प्रभाव होता है। द्रव्य का ऐसा प्रवाह जिसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह इसको बोलते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के अधिकतम वेग को क्या बोलते हैं?
क्रांतिक वेग कहते हैं। द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होने पर उसका प्रवाह किस पे निर्भर करता है, तो ये सान्यता पर निर्भर करता है। अगला है द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर प्रवाह किस पे निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। आगे, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा गाढ़ा होने के बावजूद तेज़ी से क्यों बहता है, क्योंकि अपेक्षाकृत कम घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण वो तेज़ी से बहता है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पहला बोला जा रहा है यहाँ पे कि आंधी में टिन की छत का उड़ना, हवाई जहाज़ का ऊपर उठना आदि किसके अनुप्रयोग हैं, तो ये बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग है। टिन का छत उड़ जाना, हवाई जहाज़ का ऊपर उठना, ये सभी बर्नौली के सिद्धांत के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, इसको पदार्थ का घनत्व बोलते हैं। भाप इंजन, एक्सरे मशीन, दूरबीन तथा टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, क्रमशः आप जानते हैं। भाप इंजन की बात करें तो जेम्स वाट, एक्सरे मशीन की बात करें तो रोएटेंजन, और दूरबीन की बात करें गैलीलियो, टाइपराइटर की बात करें तो सोल्सनेस का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे इसी प्रकार से दिया है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो का आविष्कार किया जी मार्कोनी ने। डायनमो का आविष्कार किसने किया, डायनमो का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने। तथा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी ने किया। अगला है जल के एक गिलास में तैर रहे पानी के टुकड़े के पिघल जाने के बाद गिलास का जल स्तर क्या हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल का एक गिलास है, उसमें यदि बर्फ़ के टुकड़ा जो है तैर रहा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा यदि आपसे पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो क्या आएगा, पानी के आयतन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, स्तर उसका अपरिवर्तित रहेगा। बोला जा रहा है यदि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है तो इसका जल में भार क्या होगा, तो इसका जल में भार होगा 0। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। अगला, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है और इसी से पेन की जो स्याही है वो बाहर आ जाती है। द्रव्यों के कणों द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, द्रव का दाब बोलते हैं। किसी बिंदु पर लगने वाले द्रव के दाब में द्रव का घनत्व बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस आदि किस पे कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक और प्रेस ये सभी के सभी पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या हो जाता है, उनका गलनांक भी बढ़ता है। दाब बढ़ने पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है किसी द्रव्य या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं श्यान बल। और तरलों की श्यान बल प्रदर्शित करने का जो गुण कहलाता है उसको श्यानता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए एल्कोहल का गलनांक क्या होता है तो याद रखिएगा -114 डिग्री सेल्सियस ये इसका गलनांक होता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस तापमापी में जितना तापमान मापा जाता है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस तापमापी में जितना तापमान मापा जाता है वो है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगला है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा व आयतन प्रसार गुणांक गामा का अनुपात क्या होता है, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, मतलब 1:2:3 देखने को मिलता है। अगला है अत्यंत उच्च तापमान मापने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो कौन है, तो वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की सहायता से अधिकतम तापमान मापा जा सकता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक।
आगे है 200 डिग्री सेल्सियस -200 डिग्री सेल्सियस से -268 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापन हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्लेटिनम के तार के टुकड़े में ताप मापने का आधार क्या है? विद्युत प्रतिरोध के माध्यम से हम ताप मापते हैं। अगला है कांच की बोतल में कार्क फंसने पर उसे बोतल की गर्दन को थोड़ा गर्म करके निकालना संभव है, क्यों? तापीय प्रसार के कारण। अगला है यदि ऐसे घनाभ को गर्म किया जाए जिसके अंदर एक गोलाकार छिद्र हो तो घनाभ के छिद्र का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला वह तापमान जिस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। वह तापमान जिस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बर्फ़ की तुलना में जल का आयतन होता है क्या? कम होता है। बर्फ़ की तुलना में जल का जो आयतन है वो कम देखने को मिलता है। अगला आ जाता है आपका ताप युग्म तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला तापमान कौन सा है? तो ताप युग्म तापमापी द्वारा जो तापमान मापा जा सकता है वो है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। अगला है बर्फ़ के पिघलने पर उसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा? पहला उसके आयतन में कमी आएगी, फिर बाद में उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। शीत ऋतु में पानी के पाइप पर बर्फ़ जम जाने और फिर फट जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि बर्फ़ का आयतन जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए शरद ऋतु में जो पानी की पाइप होती हैं वो कई जगहों पर फट जाती हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का क्या कारण है? पदार्थ व उसके परिवेश के बीच जो ऊष्मा विनिमय है वही इसका कारण है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि करके जैसे बोला जा रहा है कि पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी भी पदार्थ में आप अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाने का कारण क्या है? यहाँ पे दाब अत्यधिक होता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं संघनन बिंदु। अगला किसी ताप पर जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पदार्थ का क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। आगे किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसके गलनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक और हिमांक दोनों कम हो जाते हैं। दाब बढ़ाने पर जल के गलनांक में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? गलनांक में कमी देखने को मिलती है। सामान्य पदार्थों पर यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इनके गलनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तथ्यों को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? किसी गैस के लिए वह अधिकतम तापक्रम जिस पर केवल दाब का प्रयोग करके इसे द्रवित किया जा सकता है, जबकि उससे ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम क्रांतिक ताप। अगला वह प्रक्रिया जिसके कारण बर्फ़ पर स्केटिंग संभव है उसको बोलते हैं पुनः हिमालयन। ठीक है। अगला ऊष्मा की वह निश्चित मात्रा जिससे पदार्थ का ताप परिवर्तन नहीं होता अपितु इसे अवस्था परिवर्तन के उपयोग कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है क्या? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। और वाष्प से द्रव बनने पर मुक्त होने वाली जो ऊष्मा है वो है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। आगे
वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का प्रवाह बहुत कठिनता से या बिल्कुल नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कुचालक। कांच, रबर, ऊन आदि किसके उदाहरण हैं? ये ऊष्मा के कुचालक के उदाहरण हैं। कंक्रीट की छत वाले घर गर्मियों में अधिक गर्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कंक्रीट का ऊष्मा का सुचालक होना इसमें शामिल है। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, क्या कहलाती हैं? संवहन कहलाती हैं। संवहन के प्रकार, संवहन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और प्रणोदित। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला ऊष्मा विकिरण का प्रकार क्या है? संवहन है। मोटर के रेडिएटर कार्य कौन करते हैं? संवहन के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसके माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? विकिरण। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है, आगे हैं ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर लेती है, क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं कृष्ण पिंड। अगला फैक्ट बोला जा रहा है, यदि अंधेरे में एक काली व एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो कौन अधिक चमकेगी? निश्चित तौर पे काली वस्तु जो होगी वो अधिक चमकेगी। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है वाष्पीकरण प्रक्रिया में द्रव्य का तापमान क्या होता है? तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पे द्रव्य का जो तापमान है वो कम हो जाता है। पसीना सूखने पर ठंडक महसूस होती है, क्यों? वाष्पीकरण के कारण पसीना सूखने पर ठंडक महसूस होती है। मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा पानी सामान्य की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। स्प्रे, इत्र आदि की बोतलों को खुला छोड़ने पर वो ठंडी हो जाती हैं, क्यों? वाष्पीकरण के कारण। दाब अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनकी दर में कमी आती है। अगला फैक्ट, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। अगला, जल अन्य पदार्थों की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म व धीरे धीरे ठंडा होता है, क्यों? जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? 3 देखने को मिलती हैं। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, क्या कहलाती है? इस विधि को हम चालन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये किसका नियम है? ये किरचॉफ का नियम है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है। नियम किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम है। अगला है किसी निकाय को दी गई ऊर्जा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है। ये नियम किसका है? तो ये नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अगला, वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रहता है, क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम कहलाता है। यदि निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित ना हो तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसको रुद्रोष्ट प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट, अभी वही चैप्टर आपका चल रहा है जो अभी तक देख रहे थे आप। यहाँ पे बोला जा रहा है चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊष्मा में परिवर्तन होता है कितना? 0। ऊष्मा इंजन कार्य क्या करता है? चक्रीय प्रक्रम सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ऊष्मा पंप विपरीत होता है किसके? ऊष्मा इंजन के विपरीत होता है। रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापक्रम क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापक्रम होता है। रेफ्रिजरेटर में तांबे की कुंडली में भरा द्रव जो शीतलन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको आप गैस बोलते हो, क्या होता है? वो फ्रेयान होता है। एक निश्चित ताप पर अधिकतम जलवाष्प से युक्त वायु क्या कहलाती है? संतृप्त वायु कहलाती है। आगे,
एक निश्चित ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर समान आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की आवश्यक मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। वह ऊष्मा इंजन जिसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा से जिस ओर कंपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की मध्यमान स्थिति से नीचे व ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? इसको गर्त व श्रृंग बोलते हैं। जो इस प्रकार का मान लो कोई विस्थापन है तो इसी की बात की जा रही है, इसको गर्त और श्रृंग। अनुप्रस्थ तरंगें जिस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं वह कौन सा है? ये केवल दृढ़ता वाले माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। जिस यांत्रिक तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आगे, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास होते हैं वो स्थान क्या कहलाते हैं? वो संपीड़न कहलाते हैं। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा दूर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विरलन कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जिन माध्यमों में संचरण कर सकती हैं वो कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस हैं। अब बात हो रही है भूकंपीय तरंगों के प्रकार की। भूगोल में भी आपने पढ़ा होगा कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, P और S और L टाइप की 3 प्रकार की तरंगें आपको भूकंप की देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब तरंगों पे अभी हम जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, अगला, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को जो है वो परावर्तित कर देते हैं। चलिए, जहाँ से अपनी चर्चा को थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जहाँ पे अपनी चर्चा को रोका था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली थी, अब तरंगों की चर्चा हमें करनी थी। तो आइए तरंगों की चर्चा को देखते हैं कि तरंगें किस प्रकार से हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस संदर्भ में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला बोला जा रहा है तरंगों के बारे में, वेव्स के बारे में यहाँ पे जो चर्चा हो रही है कि निर्वात या किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण करने वाले विक्षोभ हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको आप तरंग के नाम से जानते हैं। तरंगों के प्रकार क्या क्या होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, यांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बोला जा रहा है कि यांत्रिक तरंगे किसे कहा जाता है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उनको आप यांत्रिक तरंगों की संज्ञा देते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे, ये सभी यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। दूसरा है, यांत्रिक तरंगें जिन माध्यमों में संचरण कर सकती हैं वो कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस या अन्य किसी भी माध्यम में। मतलब यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो किसी भी माध्यम में आप कह सकते हैं संचरण करने में संभव। यांत्रिक तरंगों के मुख्य प्रकार 2 होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अब आइए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य से संबंधित कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की जब हम बात करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा से जिस ओर कंपन करते हैं, मतलब संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरा है, अनुप्रस्थ तरंगों की कणों की मध्यमान स्थिति से नीचे व ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापनों को क्या बोला जाता है? क्रमशः गर्त और श्रृंग बोला जाता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसके बाद आगे बात आती है, अनुप्रस्थ तरंगें जिस प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं वो कौन सी हैं? तो ये तरंगें केवल दृढ़ता वाले माध्यमों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। जिस यांत्रिक तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। आगे देखने को मिल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा अधिक पास होते हैं वो स्थान कहलाते हैं क्या? संपीड़न। ठीक है,
आगे देखने को मिल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ जहां माध्यम के कण सामान्य की अपेक्षा दूर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विरलन। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगें जिन माध्यमों में संचरण कर सकती हैं वो कौन से हैं, जैसे हमने बताया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ये तरंगें जो है वो संचरण कर सकती हैं। और इसके उदाहरण के तौर पे हमने भूकंपीय तरंगों को देखा था। भूकंपीय तरंगों की जब हम बात कर रहे हैं तो वह भी हमने देखा कि ये 3 प्रकार की होती हैं, पी टाइप, एस टाइप और एल टाइप की तरंगें देखने को मिलती हैं भूकंपीय तरंगों में। ये हमने भूगोल विषय में भी पढ़ा होगा। अब इसमें आगे देखने को मिल रहा है कि तरंग संचरण में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं तरंग का आयाम। इस विस्थापन को क्या बोला जाता है, इस विस्थापन को बोला जाता है तरंग का आयाम। ठीक है, आगे तरंग संचरण में किसी एक बिंदु द्वारा अपना एक कंपन पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तरंग संचरण में किसी एक बिंदु द्वारा 1 सेकंड में कुल कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्त कहलाती है। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। 2 क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग दैर्ध्य इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि तरंग चाल को v से दर्शाते हैं, आवृत्त को f से दर्शाते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। और तरंग चाल भी बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये फार्मूला भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। हालांकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते क्योंकि आपके यहाँ सामान्य भौतिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कोई भी बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड का ना हो वह भी हल कर सके। विशेष रूप से अनुप्रयोगों वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है चिकित्सा क्षेत्र में गामा तरंगों का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, तो चिकित्सा के क्षेत्र में गामा जो तरंगें होती हैं इन्हीं की मदद से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। यक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, याद रखिएगा +10⁻⁻13 से लेकर के 10⁻⁸ मीटर तक ये देखने को मिलती है। किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार जिसके सामान्य उत्पादन की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं, एक्स किरणें। पराबैंगनी तरंगों में जितने तरंग दैर्ध्य परास की तरंगें सम्मिलित रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, 6 × 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर तक की तरंगें जो है वो पराबैंगनी तरंगों के तरंग दैर्ध्य प्रकाश में शामिल होती हैं। अगला है जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में जिस तरंग के लैंपों का उपयोग किया जाता है वो कौन सी हैं, वो हैं पराबैंगनी तरंगें। दृश्य प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितना होता है, तो दृश्य प्रकाश तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होता है ये लगभग 380 न्यूटन मीटर से 700 न्यूटन मीटर होता है। आगे दृश्य प्रकाश तरंगों में जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है वो कौन सी है, दृश्य प्रकाश तरंगों में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है जो कि 620 से लेकर के 700 न्यूटन मीटर तक की होती है। ठीक है, अगला है दृश्य प्रकाश तरंगों में जिस रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है वो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश तरंगों में सर्वाधिक आवृत्ति जो होती है वो बैगनी रंग की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टीवी इत्यादि के रिमोट कंट्रोल में जिस तरंगों का उपयोग किया जाता है वो कौन सी होती हैं, जो रिमोट में विशेष रूप से तरंगें होती हैं वो अवरक्त तरंगें होती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपको देखने को मिल रहा है सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मीटर तक के बीच इनकी तरंग दैर्ध्य देखने को मिलती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, रडार प्रणाली हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वाईफाई हो गया, इन सभी में सूक्ष्म तरंगों का जो है उपयोग आपको देखने को मिलता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं इनमें सर्वाधिक तरंगें जो होती हैं तरंग दैर्ध्य वो रेडियो तरंगों की होती है। रेडियो संचरण एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में उपयोग कौन सा किया जाता है, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति परास क्या होती है, 500 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक के बीच इनकी तरंग आवृत्ति परास जो है वो देखने को मिलती है।
रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? तो याद रखना है रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला, सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण कौन सी है? तो सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई जो ऊर्जा विकिरण है वो है कॉस्मिक तरंगे। अगला, वे तरंगे जो शून्य में संचरण कर सकती हैं कौन सी हैं? ध्वनि तरंगे हैं। MRI मशीन आप जानते हैं, इसमें कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और बोला जा रहा है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है कौन सी है? तरंग दैर्ध्य न्यूनतम गामा किरणों की होती है। यदि पूछ लिया जाए कि तरंग दैर्ध्य अधिकतम किस प्रकार के किरणों की होती है, तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य अधिकतम के बारे में यदि पूछ लिया जाए जिनकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, पहले तो ये समझिए वे विद्युत तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है वो हैं गामा। वे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी ऊर्जा सर्वाधिक है वो भी हैं गामा। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य और सर्वाधिक ऊर्जा वाली जो किरणें हैं वो गामा किरणें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे, वो विद्युत तरंगें जिनकी ऊर्जा न्यूनतम है वो है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा है वो सबसे न्यूनतम होती है। वे तरंगे जिनका उपयोग नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट विजन जो उपकरण होते हैं उसमें विशेष रूप से अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन हेतु किस प्रकार की तरंगें प्रयोग की जाती हैं? तो CT स्कैन में विशेष रूप से एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आ गए हैं ध्वनि वाले चैप्टर पे। ध्वनि को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब ध्वनि की बात हम करने जा रहे हैं। एक एक करके ध्वनि के संदर्भ में चीज़ों को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। ध्वनि में, साउंड में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्वनि के संदर्भ में यहाँ बोला जा रहा है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण ना होने का कारण क्या है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण ना होने का कारण है क्योंकि ध्वनि तरंगों का यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग का होना जो है ये ध्वनि में जो ध्वनि का संचरण है इसी वजह से निर्वात में नहीं देखने को मिलता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर एक दूसरे की बात नहीं सुनी जा सकने का कारण क्या है? चंद्रमा पर निर्वात का होना। निर्वात होने के कारण एक दूसरे की आवाज़ को वो नहीं सुन सकते हैं। वे तरंगे जिन्हें मनुष्य सुन सकता है वो क्या कहलाती हैं? उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रश्रव्य जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बहुत बड़े आकार के स्रोतों जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि से उत्पन्न होती हैं कौन सी? तो याद रखना है अश्रव्य तरंगे यहाँ से उत्पन्न होती हैं। आगे है, प्रश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं कौन? कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ जो हैं ये प्रश्रव्य तरंगों को भी सुन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखना है प्रश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और हमारी जो मानव की जो सुनने की क्षमता है वो श्रव्य तरंगों तक ही होती है, मतलब 20,000 से कम। 20,000 से ज़्यादा की तरंगों को सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ इत्यादि सुन सकते हैं। गॉल्टन की सीटी द्वारा जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं प्रश्रव्य तरंगे। पनडुब्बियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोनार उपकरण में प्रयोग क्या किया जाता है? यहाँ पर भी प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जिन तरंगों के उपयोग से कल खानों की चिमनियों को साफ किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? उनको भी प्रश्रव्य तरंगे बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा चिमनियों की सफाई की जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि रेडियो संचरण एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में उपयोग क्या जाता है? तो रेडियो तरंगों का यहाँ पे उपयोग होता है। रेडियो तरंगों का आवृत्ति क्या होता है? 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के लगभग 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। रेडियो तरंगें परावर्तित कहाँ से होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण कौन सी है? तो सौर तंत्र के बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा विकिरण जो है ये है कॉस्मिक तरंगे। वे तरंगे जो शून्य में संचरण कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? वो तरंगे ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। MRI मशीन में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? तो याद रखना है MRI जो मशीन है उसमें प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं चुंबकीय तरंगे। CT स्कैन में प्रयोग क्या होता है? CT स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग होता है।
वे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है क्या कहलाती हैं? ये गामा तरंगे कहलाती हैं। गामा तरंगे की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले बात आती है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलियम, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर डाइऑक्साइड में से ध्वनि की चाल का आरोही क्रम कौन सा है। तो याद रखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड में, आरोही क्रम बोला जा रहा है, मतलब सबसे कम सल्फर डाइऑक्साइड में, और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होगी वो हाइड्रोजन में आपको देखने को मिलेगी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है? एक मैक संख्या बोला जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है 1 मिनट, यदि किसी पिंड की चाल 1 मैक संख्या से अधिक और 5 मैक संख्या से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि 1 मैक संख्या से अधिक और 5 मैक से कम है तो उसको पराध्वनिक चाल बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। लेकिन यदि 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। मैक संख्या से तेज गति करते हुए किसी पिंड द्वारा अपने पीछे छोड़े गए वायु के शंक्वाकार विक्षोभ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राघाती तरंग। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। यदि माध्यम का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल की वृद्धि हो जाएगी। वह माध्यम जिनमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वो हैं ठोस। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। न्यूनतम किस में होती है? तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन क्या होगा? चाल में वृद्धि देखने को मिलती है। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है उसी को बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वे तरंगे जिनके द्वारा चमगादड़ गहरे अंधकार में भी भोजन की खोज करते हैं और उड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पराध्वनि। पराध्वनि के माध्यम से ही ये गहरे अंधकार में भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भोजन की खोज कर लेते हैं। किसी हाल में ध्वनि स्रोत बंद होने के उपरांत भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको बोलता है अनुरणन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय ध्वनि अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह परिघटना क्या कहलाती है? इस परिघटना को बोलते हैं ध्वनि का अपवर्तन। किसी माध्यम में संचरित 2 ध्वनि तरंगें जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है और इस परिघटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण इसको कहते हैं। अगला, जब ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ती हैं, इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को बोलते हैं ध्वनि का विवर्तन। आगे, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण बाहर से आने वाली आवाज़ें कमरे के अंदर सुनाई देती हैं उसको हम बोलते हैं ध्वनि का विवर्तन। आगे, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह और सुनने वाले मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर क्या होता है? 20 dB होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20 dB। इसके बाद बोला जा रहा है सितार और बांसुरी एक साथ बजाए जाने पर उनसे उत्पन्न ध्वनि में भेद करने का आधार क्या है? उनकी गुणता जो है उसी आधार पर आप उनमें भेद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाशिकी की। ठीक है, प्रकाशिकी इस चैप्टर की ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। हालांकि इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो यहाँ से नहीं आते हैं प्रकाशिकी से, ऑप्टिक्स से, लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इस चैप्टर को भी देखते हुए हम आगे बढ़ें। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले, यदि कोई वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी भागों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग क्या होगा? यदि कोई वस्तु
प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी भागों को अवशोषित कर लेती है तो उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर होगा काला। ठीक है। अगला, पीले प्रकाश में पेड़ की पत्तियां दिखाई देती हैं। कैसे? पीले प्रकाश में पेड़ की पत्तियां काली दिखाई देती हैं। वह रंग जिनके प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, वह रंग जिनके प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, कौन सा है? इसमें आता है लाल, हरा व नीला। प्राथमिक या मूल रंग आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक या मूल रंग क्या है, तो प्राथमिक या मूल रंग है लाल, हरा व नीला। अगला, वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश होता है क्या कहलाती हैं? जिनके पास अपना प्रकाश होता है उन वस्तुओं को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं उनको बोला जाता है। आगे है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में जो वस्तुएं दिखाई देती, मतलब उन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों में संचरण कर सकता है यह है पारदर्शी माध्यम और निर्वात। निर्वात जल और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है आपसे पूछी नहीं जाएगी, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश। ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.28 सेकंड का समय लगता है। अगला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? और प्रकाश की चाल में परिवर्तन का कारण क्या है? तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, जिससे प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय किसे जाता है? प्रकाश के कणिका सिद्धांत का जो श्रेय है ये न्यूटन को जाता है। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में ये पहुंचता है। प्रकाश तरंगगति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हाइगेंस ने ये प्रस्तुत किया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने वर्ष 1905 में दिया था। अगला है, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? तो ऐसी किरण को बोला जाता है आपतित किरण। और दूसरा, परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अगला, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से समकोण बनाती रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? ये सदैव आभासी और सीधा होता है। आगे, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में प्रयोग क्या किया जाता है? वाहनों के जो पश्च दृश्य दर्पण होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्टील लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें भी आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। अगला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करते प्रकाश की दूसरे माध्यम में संचरण दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हम प्रकाश की संचरण की दिशा की बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण झुक जाती हैं किधर? हमेशा अभिलंब की तरफ ये झुक जाती हैं। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहले बोला जा रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो ये वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष गति क्या होगी? दोगुनी होगी, 2v होगी। यदि कोई वस्तु 90 डिग्री कोण पर रखे समतल दर्पणों के बीच रखी हो तो वस्तु के कुल प्रतिबिंब कितने प्राप्त होंगे? कुल 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। दो समानांतर रखे दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब कितने होंगे? अनंत प्रतिबिंब आपको देखने को मिलते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार कौन से हैं? 2 होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दोनों गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? इसको ध्रुव कहा जाता है। अगला है, गोलीय दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। अगला, टार्च, सर्च लाइट, सेविंग दर्पणों एवं वाहनों की हेडलाइट में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? वो अवतल दर्पण है। ठीक।
ठीक है। आगे, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जल से भरे बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की आकृति चपटी और अचकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी का अपवर्तनांक यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानी का जो अपवर्तनांक है कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1.33 पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखा इस संदर्भ में। अब कुछ चीज़ें और हैं, उसको आइए देखते हैं। जैसे बोला जा रहा है, किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये लगभग इसको हमने कंप्लीट किया। अब कुछ और फैक्ट इसमें बचे हैं, इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने की ज़रूरत है। और जब आपको PDF मिल जाती है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें, कम से कम 2 से 3 बार संबंधित तथ्यों को रिवाइज़ कर लें। और यदि 2 से 3 बार आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए अस्थायी मेमोरी में चली जाएंगी और आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, हीरे की चमकने का परिणाम क्या है? हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। अगला है, मरुभूमि में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी होने का जो भ्रम होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरीचिका। मरीचिका की परिघटना कब होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है? ये लेंस कहलाता है। किसी लेंस के उभरे हुए तथा धंसे हुए गोलीय पृष्ठ क्या कहलाते हैं? पहला उत्तल पृष्ठ और या अवतल पृष्ठ कहलाता है। आगे देखने को मिल रहा है कि जल में डूबा हुआ वायु का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? तो जल में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? उत्तल लेंस जो है वो किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है। और उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है, वह दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरओपिया। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब जो है बनता है कहाँ पर? दृष्टि पटल से पहले बनता है। वह रोग जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोलते हैं, जो कि आपने बायो में पढ़ा होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वृद्धावस्था में होने वाले जरा दूरदर्शिता नामक रोग के निवारण हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं द्विफोकसी या बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, मस्तिष्क दृष्टिपटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन करता है कितना? दृष्टि निर्भरता 1/16 सेकंड तक इसका संवेदन करता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन कहाँ होता है? बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन आपको देखने को मिलता है दृश्य स्पेक्ट्रम में। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे वर्षा के पश्चात बनने वाला जो इंद्रधनुष है उसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है क्रमशः बाहर तथा अंदर की ओर होता है। साबुन के बुलबुले व सीडी की सतह रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का जो व्यतिकरण है, इसी के कारण जो साबुन का बुलबुला है उसका या जो पहले सीडी चलती थी आज भी चलती है उसका जो कलर है वो रंगीन दिखाई आपको देता है। इसके बाद इसमें जो अन्य तथ्य हैं, जैसे
प्रकाश का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो याद रखिएगा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, और वह रंग जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वह है लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कोर साइंस के हैं, मतलब यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तभी आप उनको समझ सकते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में कम पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारी परीक्षा में स्पष्ट लिखा है सामान्य विज्ञान का बेसिक नॉलेज, जो कोई भी चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या ना हो उसको भी है उतना ही हमारे यहाँ पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे विद्युत बल्ब में लगा कुंडली नुमा तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो कुंडली नुमा तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्सर्जन का कारण क्या है? तो विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्सर्जन का जो कारण है वो है टंगस्टन का फिलामेंट। अगला, विद्युत बल्ब व CFL में विद्युत प्रकाश उत्पन्न होता है कैसे? उद्दीप्त व प्रदीप्त द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसके बाद बात आती है LED की, कि भैया LED का पूर्ण रूप क्या है? तो LED का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला, LED बना होता है किसका? तो LED अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। LED में जिस डायोड का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड। अगला, LED में मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक कौन होता है? LED में मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक कौन होता है? तो ये होता है गैलियम आर्सेनाइड। ये चारों पांचों प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। LED विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कैसे करता है? प्रकाश ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। हैलोजन आप देखते होंगे, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि हैलोजन लाइट में जो धातु प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है? तो हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम जो है ये मिश्र धातु प्रयोग की जाती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी देख लेते हैं। आधुनिक भौतिकी से हालांकि प्रश्न बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये बहुत एक प्रकार से टफ माना जाता है, आधुनिक भौतिकी कोर माना जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस PDF में। ये आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है, ये आपको PDF मिल जाएगी। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा जितना आपने देखा है। बाकी यदि एक बार आप रिवाइज़ कर लेते हैं और रिवाइज़ करने के साथ साथ जो विगत वर्षों के फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको जाके देख लेते हैं, तो आपकी जो चिंताएं हैं उन सब का समाधान हो जाएगा। रसायन विज्ञान आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न केमिस्ट्री से आपकी परीक्षाओं में होते हैं। तो केमिस्ट्री वाला जो सेशन आएगा उसको और तन्मयता के साथ और बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत रहेगी, समझने की ज़रूरत रहेगी। और लूसेंट आप लगातार 24-25 सप्ताह से पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सब फैक्ट आपके तैयार होंगे। नहीं तैयार होंगे, इस PDF से भी एक बार मिलान कर लेना है, इस PDF को भी एक बार देख लेना है। आपकी जो चीज़ें होंगी निश्चित तौर पे वो व्यवस्थित होंगी और आप अंतिम परिणाम जो है वो आपके पक्ष में होगा। तो यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, रसायन विज्ञान के सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।